हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 धातु एवं अधातु जिसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं अध्याय 3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है वह 2024-25 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। और इस चैनल पे मैथ और साइंस की लगातार आपको वीडियो मिल रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, या आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपके पास पहुंचती है तो सबसे पहले आप हैंड रिटेन नोट्स अपना ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि यह कलरफुल नोट्स इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचे जो पैसे के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण। यानी धातुओं और अधातुओं के आयनिक और वैद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि प्रत्येक जो तत्व होते हैं वह उत्कृष्ट गैस का या अक्रिय गैस जिसे कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वह धातुएं हों या अधातुएं हों, वह अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अब उसके लिए वह करते क्या हैं, तो उसके लिए वह अपनी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो 18, वैसे आपके सिलेबस में 2 और 8 का ही मिलेगा आपको। तो यह 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में वह रखना चाहते हैं। अब उसके लिए वह या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब वह जिसके नज़दीक में रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग के नज़दीक में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, या ग्रहण करने के नज़दीक में रहेंगे तो ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अपनी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी टॉपिक को आपको समझना है। अब आइए पढ़कर देखते हैं एक एक चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोष को संयोजकता कोष कहते हैं। यानी तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो जो बाह्यतम कोष होती है वह संयोजकता कोष होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 8, तो यह बाह्यतम कोष है, तो यह उसकी संयोजकता कोष कही जाती है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है, हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। यानी तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता है संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। यानी जो अक्रिय गैसें होती हैं स्टूडेंट्स, वह क्या करती हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम या नहीं के बराबर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। यहाँ पे तत्वों के प्रकार, यहाँ पे तत्व, परमाणु संख्या और कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों का दिया गया है जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों को देखते हैं। सबसे पहले हीलियम का जो परमाणु संख्या है वह 2 होता है, और यहाँ पे कोष अलग अलग कक्षों की संख्या दिखाई गई है K, L, M, N। ठीक है, कोष या कक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैस हीलियम, यहाँ पे परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि K कोष में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर उसके बाद नियान का यहाँ पे परमाणु संख्या 10 है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है स्टूडेंट्स वह 2, 8, 18 इस रूप में होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8, और उसके आगे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त है तो 18 होने चाहिए। नहीं पर्याप्त है तो जितने होंगे वह अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन पहली कक्षा में फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त है तब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
तीसरी कक्षा में 18 होने चाहिए अगर उनकी संख्या पर्याप्त है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसी हिसाब से हो रहा है। जैसे नियान देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या 10 है तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं उनका अष्टक पूरा है, ठीक है ना, वह अष्टक पूरा है तो वह अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आर्गन का देख रहे हैं, आर्गन का परमाणु संख्या 18 है और उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका भी अष्टक क्या है, पूरा है। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी तत्व हैं वह अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी वह अपनी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके लिए वह या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब धातुओं में देखते हैं सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे उसकी परमाणु संख्या 11 होती है और उसकी कक्षाएं देखते हैं तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और यम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में यम कोष में आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या 20 है, पहली कक्षा में 2, 8 और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा वह इसी रूप में होता है 2, 8, ठीक है। पहली कक्षा में 2, 8 और उसके आगे अगर उनकी संख्या है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ठीक है। अब अधातुओं में नाइट्रोजन है, यहाँ पे परमाणु संख्या 7 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है तो यहाँ पे परमाणु संख्या 17 है तो 2, 8 और फिर अंतिम कक्षा में यम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। यहाँ पे हम लोग एक धातु और एक अधातु का उदाहरण लेकर यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का हम लोग उदाहरण लेकर दोनों के परमाणु संख्या की तुलना करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण होता है। तो आइए इसको समझते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि सोडियम धातु तथा क्लोरीन अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना करें तो सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें तो 2, 8, 1 और क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें तो 2, 8, 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है, यानी क्लोरीन को दे दे तो इसकी बाहरी कक्षा यह हो जाएगी, ठीक है। अब जब बाहरी कक्षा यह हो जाएगी यानी उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो यल कोष है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब क्लोरीन एक परमाणु यहाँ पे ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे 7 से 8 यह भी हो जाएगा, यानी इसकी भी कक्षाएं पूरी हो जाएंगी और यह दोनों अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, अपने यम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या बताया आपको कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। वही चीज़ आपको अभी हमने बताया यहाँ पे कि उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह अपने यम कोष से यानी जो उसकी यम कक्षा है उससे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो उसकी बाहरी कक्षा यह हो जाएगी और जब यह हो जाएगी तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या बता रहा है कि जैसे देखिए, सोडियम का जो परमाणु संख्या है 11 यानी उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, ठीक है, उसके नाभिक में क्या है, 11 प्रोटॉन है। अब जब वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ठीक है ना, जब 1 इलेक्ट्रॉन वह त्याग कर दिया तो अब कितने बचे उसके पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बची और नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इसीलिए जो सोडियम होता है उस पर जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही लिखकर आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा इस प्रकार सोडियम धनायन प्राप्त होता है। अभी आपको जो चीज़ें हमने समझाया कि यहाँ पे
उसमें उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वह 10 हो जाते हैं और इस प्रकार वह प्रोटॉन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए सोडियम जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। अब अगले पॉइंट को समझते हैं कि कैसे क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब 7 से 8 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो उसकी कक्षा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सोडियम क्लोरीन की अभिक्रिया होने पर सोडियम अपने यम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी यह सोडियम का यम कोश है, जैसा कि अभी पीछे आपने देखा, ठीक है। तो यम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है जिससे क्लोरीन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जब क्लोरीन उसको प्राप्त कर लेता है यहाँ से, सोडियम जब 1 इसको देता है तो यह 7 है 8 हो जाता है और इसकी भी कक्षाएं, क्लोरीन की भी कक्षाएं पूरी हो जाती हैं। अब देखिए कि जब इसके पास इसकी परमाणु संख्या 17 है, यानी इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन थे, इसके नाभिक में 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण किया तो अब यह क्या हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। यानी जब 18 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं तथा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अतः क्लोरीन का ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक स्टूडेंट्स बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए यहाँ पे सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका है सोडियम। अब यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जब 8 इलेक्ट्रॉन उसकी दूसरी कक्षा में हो जाते हैं तो उसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब क्लोरीन को देखिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वह 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद वह यहाँ पे देखिए 2 8 और 8, यानी उसकी बाहरी कक्षा में जब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो यहाँ पे 2 8 और 7 यह जो था वह क्या हो गया, 8 हो गया, यानी क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन दोनों अपना अष्टक क्या कर लिए, आदान प्रदान करके, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपना अष्टक पूरा कर लिया और वह अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना या उत्कृष्ट गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको एक एक पॉइंट निश्चित ही रूप से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों का हेल्प हो सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति फिजिकल स्टेट, ठीक है, भौतिक प्रकृति फिजिकल स्टेट। तो उसको देखते हैं। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युताकर्षण बल होने से आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। देखिए जो धन और ऋण आयन जो होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं, उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, उनके बीच जो है आकर्षण बल काम करता है, विद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से जो आयनिक यौगिक होते हैं वह ठोस एवं कठोर होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी उस पर चोट अगर पहुँचे तो वह क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वे यौगिक क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी आसानी से टूटने वाले होते हैं और दाब डालने पे वह क्या होते हैं, टुकड़ों में बिखर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
तो इसमें क्या है देखिए, आयनिक यौगिकों में विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंतरा आयनिक आकर्षण बल होगा, यहाँ पे अंतर हो गया है तो अंतरा आयनिक आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में विपरीत प्रकृति में विद्युत आयन मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अगला पॉइंट कि इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात यौगिकों को उच्च तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इस पॉइंट में बोला कि आयनिक यौगिकों में विपरीत प्रकृति के विद्युत आयन मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। देखिए, विपरीत प्रकृति का मतलब कि एक पॉजिटिव और तो दूसरा नेगेटिव, जब यह दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को वह आयनिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जिससे वह क्या होते हैं, वह अपना जो एरिया है उसको तोड़ नहीं पाते हैं। अब उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए वह क्या करना पड़ता है, उन्हें उच्च तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो पदार्थ होते हैं उन्हें अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतया बहुत अधिक होते हैं। यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जो गलनांक और क्वथनांक वह सामान्यतया क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी उन्हें अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl का जो गलनांक है 1074 डिग्री केल्विन होता है और क्वथनांक 1686 डिग्री केल्विन है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक है वह 1074 डिग्री केल्विन और क्वथनांक 1686 डिग्री केल्विन है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आयनिक यौगिकों के गुण धर्म में जल में घुलनशीलता। तो जल में घुलनशीलता में क्या आपका दिया हुआ है, देखिए आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि जल में इनके आयनों के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है। कह रहा है कि जो आयनिक यौगिक हैं वे सामान्य तौर पे जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में इनके आयनों के बीच का आकर्षण बल जो होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है, चौथा पॉइंट है भौतिक, यहाँ पे चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गुण धर्म में चौथा पॉइंट है विद्युत चालकता। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि किसी विलयन में विद्युत का चालन आवेशित कणों की गतिशीलता के कारण होता है। ठीक है, किसी विलयन में जो विद्युत का चालन होता है, जो आवेशित कण होते हैं उनकी गतिशीलता यानी उनका जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। अगला पॉइंट है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जो आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है, जो जलीय घोल, विलयन का मतलब क्या है, उसमें जो जल के जो विलयन होते हैं, विलयन वह पदार्थ होते हैं जिसमें कोई वस्तु क्या हो जाती है, घुल जाती है, तो उसका जो जलीय विलयन होता है वो आयन उपस्थित होते हैं। आगे है कि जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह होने लगता है। कह रहा है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। विपरीत इलेक्ट्रोड का मतलब कि मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा या नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। तो वही कह रहा है कि विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं यानी जाने लगते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह होने लगता है। इस तरह जो है जो करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, आगे है आपका खनिज। इन टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो खनिज क्या होते हैं, जिससे इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए खनिज क्या है इसको समझते हैं। प्रकृति में पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर विभिन्न धातु विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको यह बात पता होगी कि हमारे पृथ्वी पे, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह पे या पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की धातुएं अलग अलग रूपों में
पाई जाती हैं। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में भी प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं उन्हें। ठीक है, किसी खनिज के नाम के साथ कोष्टक में लिखा सूत्र उसे खनिज का मुख्य अंग प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी खनिज के नाम के साथ अगर ब्रैकेट में उसका सूत्र लिखा हुआ है, यानी उस सूत्र की सहायता से ही उस खनिज का क्या हो जाता है, पहचान हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे CuFeS2 लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, कॉपर पायराइट है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। अब उदाहरण आपका क्या है, कॉपर पायराइट जिसका रासायनिक सूत्र है CuFeS2 एक खनिज है। इसमें मुख्यतः CuFeS2 होता है। इसमें कॉपर तथा आयरन धातुएं मिली होती हैं। यानी यहाँ पे जो कॉपर पायराइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर और Cu कॉपर और Fe आयरन, यह दोनों धातुएं क्या होती हैं, इसमें मिली हुई होती हैं। ठीक है, अब अयस्क क्या होता है, ओड्स। ठीक है, तो अयस्क क्या है कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उसे धातु का अयस्क कहते हैं। कह रहा है कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक, यानी किसी भी धातु को सरलतापूर्वक यानी आसानी से कम खर्च में अलग किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु का अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे इसमें अभी अगला पॉइंट अभी है आपका कि कॉपर को कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 से, एल्युमिनियम को बॉक्साइट Al2O3 2H2O से तथा लेड को गैलेना PbC जिसका रासायनिक सूत्र है से प्राप्त करते हैं। यानी कॉपर को प्राप्त करने के लिए कॉपर पायराइट से, एल्युमिनियम को बॉक्साइट से जिसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ, और लेड को गैलेना PbS से प्राप्त करते हैं। अतः कॉपर पायराइट, बॉक्साइट तथा गैलेना क्रमशः कॉपर, एल्युमिनियम तथा लेड के अयस्क हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि इस प्रकार जो कॉपर पायराइट है, बॉक्साइट है, गैलेना है, यह क्रमशः एल्युमिनियम और लेड के क्या हैं, अयस्क हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यह पॉइंट आपका बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी विधियां हैं वह सभी क्या हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक जरूर पूछता है। ठीक है, यह भी बताएंगे कि कौन सा आपको सबसे अधिक पूछता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धातु कर्म की आधारभूत विधियां, बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेसेस। तो इसमें आप समझते हैं कि सबसे पहले धातुकर्म होते क्या हैं, धातुकर्म किसे कहते हैं, यह बात समझते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अयस्क होते हैं उससे शुद्ध जो धातु होती है उसे हमें प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ भौतिक या रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। अब धातुकर्म क्या है उसको समझते हैं। तो अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। कह रहा है कि अयस्क से धातुकर्म को, शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए भौतिक और रासायनिक विधियों का, भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है ना, अयस्क से भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। धातुकर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो धातुकर्म होते हैं उसके लिए कुछ विधियां हैं। उसमें सबसे पहला है अयस्क का सांद्रण, जिसे इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कहते हैं। दूसरा है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, तथा तीसरा है धातु का शोधन या परिष्करण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, या उसी को रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यह 3 विधियां हैं। इन विधियों के अंदर भी कुछ विधियां हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि इसके द्वारा किस प्रकार के धातुओं का शुद्धिकरण होता है। तो अयस्क खानों से निकाले जाते हैं। ठीक है, अयस्क जो होते हैं वह खान से यानी खोद कर निकाले जाते हैं खानों से।
तथा उनमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर आदि अपद्रव्य मिले रहते हैं। इन द्रव्यों को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यह वर्ड यूज होगा तो इसको ध्यान रखिएगा कि आधात्री किसे कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं कि जो अयस्क होते हैं वह खानों से निकाले जाते हैं, यानी खान से खोद कर निकाले जाते हैं। जब वह खोद कर निकाले जाते हैं तो उसमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू, चूना, ठीक है, चूना पत्थर, यह सभी अपद्रव्य मिले रहते हैं। और इन द्रव्यों को या इन अपद्रव्यों को हम लोग आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट है आपका कि खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित आधात्रियों को अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना, खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित, खान से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित आधात्रियों को अलग करने की क्रिया अयस्क सांद्रण कहलाती है। यानी जो खान से प्राप्त अयस्क हैं उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं, अधात्री का मतलब अपद्रव्य कह सकते हैं, जो अपद्रव्य उसमें मिले हुए हैं उनको अलग करने की जो क्रिया है उसे अयस्क का क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए उसको देखते हैं। पहले अयस्क का सांद्रण करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथ से बीन कर अलग कर लेते हैं। यानी कह रहा है कि अयस्क के सांद्रण के लिए अयस्क में जो बड़े टुकड़े होते हैं जिन्हें हाथ से हटाया जा सकता है उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इनको हथौड़े द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को दलित्र में डालते हैं। दलित्र क्या होता है, तो दलित्र एक चक्की के समान होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अयस्क सांद्रण के लिए जो बड़े टुकड़े होते हैं हाथ से हटा लेते हैं और छोटे टुकड़ों को हथौड़ी से क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उसे फिर दलित्र में डालते हैं। दलित्र क्या है, यहाँ पे बताया हुआ है कि दलित्र एक चक्की के समान होती है जिसमें दो प्लेट लगी रहती है, एक प्लेट चलती है तथा दूसरी प्लेट स्थिर रहती है। दलित्र छोटे छोटे टुकड़ों में चूर कर देता है। यानी जो दलित्र होता है वह क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। जो बड़े कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अयस्क तथा अधात्री की प्रकृति जो भौतिक या रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है ना, प्रकृति के अनुसार इनमें से कोई एक या कभी कभी एक से अधिक विधि प्रयुक्त होती है। कह रहा है कि जो अयस्क से जो अधात्री जो अपद्रव्य अशुद्धियाँ जो मिली होती हैं उसको हटाने के लिए एक या एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें हटाने के लिए। तो इनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है ना, यहाँ पे अयस्क सांद्रण में पहला जो विधि है वह है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2 जिसका नाम है स्टैनिक ऑक्साइड या टीन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तथा Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड का सांद्रण किया जाता है। कह रहा है कि गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा स्टैनिक ऑक्साइड यानी SnO2 और मैग्नेटाइड यानी Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि महीन पीसे हुए अयस्क के चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं। जो महीन पीसा हुआ, खलबलाता मतलब उसको उसमें हिलाया जाता है खूब। ठीक है ना, तो जो महीन पीसे हुए अयस्क हैं, ठीक है, महीन पीसे हुए जो अयस्क हैं उन्हें क्या किया जाता है, चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं, खूब हिलाया जाता है। ऐसा करने पर पानी में घुलने वाली अशुद्धियाँ घुल जाती हैं। यानी जो अशुद्धियाँ पानी में घुल सकती हैं वह पूरी तरह घुल जाती हैं। कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ जल के ऊपर की ओर रहती हैं तथा अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। जो कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ होती हैं वह जल के ऊपर रहती है और अधिक घनत्व वाले जो अयस्क के कण हैं वह नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जल की धारा बहाकर पानी में घुलने वाली तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ दूर कर दी जाती हैं। यानी जल का जब प्रवाह किया जाता है तो जल में जो घुलने वाली अशुद्धियाँ या कम घनत्व वाली जो अशुद्धियाँ हैं वह दूर हो जाती हैं तथा अयस्क के कणों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, अयस्क के कण को वहाँ से अलग कर लेते हैं और सांद्रित अयस्क क्या होता है, प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक
बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगली विधि को देखते हैं। अगला जो है आपका अयस्क सांद्रण का जो दूसरा विधि है वह है आपका झाग प्लवन विधि। ठीक है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह उसका चित्र है, ठीक है ना। झाग प्लवन विधि अक्सर आपका पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं झाग प्लवन विधि को। इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, सिल्वर ग्लांस Ag2S तथा गैलेना PbS का सांद्रण किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लांस और गैलेना का सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आगे, जब सल्फाइड अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं, जो सल्फाइड अयस्क हैं उसे तेल और जल के जब मिश्रण में डालते हैं, तब सल्फाइड अयस्क उनमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं। कह रहा है कि जब सल्फाइड अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं। वे जो है क्या होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं तेल द्वारा जल्दी से भीग जाते हैं, तथा सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा शीघ्र भीगती हैं। और कह रहा है कि जो अशुद्धियाँ हैं उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ हैं वह सल्फाइड अयस्क की तुलना में पानी द्वारा जो है तेज़ी से भीगती हैं। इस प्रकार तेल और पानी से बने हुए सल्फाइड अयस्कों के निलंबन में जब वायु प्रवाहित की जाती है, यानी जब उसमें वायु प्रवाहित की जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे वायु प्रवाहित की जा रही है, तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनाकर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में यह वाला पोर्शन देखिए झाग का दिखाया हुआ है, यहाँ पे एरो द्वारा दिखाया गया है। तो वह झाग बनाकर क्या करते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। अब यहाँ पे अशुद्धियाँ जो हैं वह क्या है, नीचे की तरफ बैठ गई हैं। ठीक है, तो इस विधि को फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है झाग प्लवन विधि का, उसे फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। इस नाम को ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी नाम चेंज करके भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आपका, उसी का सी पॉइंट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क सांद्रण का यह तीसरा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इसको समझते हैं कि जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अन्य पदार्थ अचुंबकीय होता है, तब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा है कि जब अयस्क क्या हो, चुंबकीय हो और अन्य पदार्थ अचुंबकीय हो, तब चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए, जो चुंबकीय पदार्थ है और जो अचुंबकीय पदार्थ है उसके मिश्रण को जब अलग करना हो तो उसके लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए जो सेकेंड मेथड है उसको समझते हैं। धातुकर्म का जो दूसरा प्रोसेस है वह है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि निष्कर्षण होता क्या है, धातु का निष्कर्षण क्या है। तो सांदरित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। कह रहा है कि जो सांदरित अयस्क है उससे जब धातु हम प्राप्त करने की जो पूर्ण क्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको हम लोग धातु का क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। सांदरित अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो पूरी क्रिया है उसको हम लोग धातु का क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। अयस्क की प्रकृति तथा धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विधि पर निर्भर करते हुए इस क्रिया के कई पदों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कई स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। और धातु निष्कर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख पद हैं वह निम्नलिखित है, यानी इसके अंतर्गत भी कुछ विधियां आती हैं तो उसको यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है निस्तापन। ठीक है, कैल्सिनेशन बोलते हैं उसे। तो निस्तापन क्या है उसको समझते हैं यहाँ पे। निस्तापन की क्रिया में सांदरित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। देखिए निस्तापन में क्या किया जाता है
कि निस्तापन की क्रिया में जो सांद्रित अयस्क होते हैं, यानी उसमें जो अयस्क होते हैं उसको सीमित वायु में, यानी वायु की मात्रा क्या होती है, लिमिटेड होती है, और उसको इतना गर्म किया जाता है कि वह पदार्थ क्या हो जाए, वाष्पशील यानी भाप बनकर उड़ जाता है, और उतना ही उसको टेम्परेचर दिया जाता है कि जो अयस्क हों वह पिघल न पाएँ। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 2H2O का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर निकल जाता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे बॉक्साइट यानी Al2O3 इंटू 2H2O, और जब यह टूटता है तो यह दो भागों में Al2O3, ठीक है, Al2O3 और यहाँ पे 2H2O, तो यहाँ पे जो यह जल है वह वाष्प बनकर जल वाष्पित हो जाता है। यानी यहाँ पे एरो यह क्या दिखा रहा है, जो तीर का निशान है ऐसे, यह दिखा रहा है कि यह भाप बनकर क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। यानी जो जल की जो मात्रा है, जब यहाँ पे बॉक्साइट जब टूटता है तो जल की जो मात्रा है वह Al2O3 बनता है, और जो जल की मात्रा है वह वाष्प बनकर उड़ जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे यह तीर यही दिखा रहा है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला आपका इसमें निस्तापन में जो दूसरी विधि है वह है भर्जन, जिसे रोस्टिंग कहते हैं, और यह भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, यह भी क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। तो आइए भर्जन को समझते हैं यहाँ पे कि भर्जन क्या है, और इसके लिए इस चित्र का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, यह उसका चित्र है परावर्तनी भट्ठी का, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो क्रिया होती है वह प्रायः जो है परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है, तो यह चित्र आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं भर्जन को। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। कह रहा है कि जो सांद्रित अयस्क है को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी वायु की अधिक मात्रा होगी, और वह नियंत्रित का मतलब कंट्रोल स्थिति में होगा, कि उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चित्र में वायु दिखाया गया है, और इसकी जो मात्रा है वह क्या है, नियंत्रित है। वायु की उपस्थिति में नियंत्रित मात्रा उसकी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी यह जो क्रिया है वह सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए की जाती है। इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। यह क्रिया प्रायः परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आंशिक या पूर्ण रूप का मतलब, आंशिक मतलब उसकी कुछ मात्रा, पूरी तरह नहीं, उसकी कुछ मात्रा, अथवा पूर्ण रूप का मतलब पूरी तरह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और अयस्क में जो उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यानी अयस्क में सल्फर और आर्सेनिक जो मिक्स हुए रहते हैं उनकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं, और यह क्रिया प्रायः परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। परावर्तनी भट्ठी का चित्र है यहाँ पे। ठीक है, और जब भी एग्जाम में पूछे तो फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपसे बोले या ना बोले आपको चित्र बनाना ही है। ठीक है, आइए उसके उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं कि कॉपर पायराइट CuFeS2 के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी जो कॉपर पायराइट है, जो सांद्रित अयस्क है, उसे इस परावर्तनी भट्ठी में क्या करते हैं, कम ताप और नियंत्रित वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसे गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो कॉपर पायराइट है, जो कॉपर पायराइट के अयस्क हैं, ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बनाता है। कॉपर पायराइट के जो अयस्क हैं वो ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है, जिनका कुछ भाग ऑक्साइडों में बदल जाता है। ठीक है, जिनका कुछ भाग क्या हो जाता है, ऑक्साइडों में बदल जाता है। आइए रिएक्शन के माध्यम से उसको समझते हैं। 2CuFeS2 जो कि कॉपर पायराइट है प्लस O2,
यानी आपका ऑक्सीजन, जब यह दोनों अभिक्रिया किए तो यह क्या अलग अलग भागों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है ना। तो जो कॉपर पाइराइट के अयस्क हैं यहाँ पे Cu2s यानी कॉपर सल्फाइड, 2Fe यानी फेरस सल्फाइड और SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड में टूट गया। और यहाँ पे यह तीर ऊपर की तरफ यह दिखा रहा है कि यह क्या हो गया, वाष्प में परावर्तित हो गया, यानी भाप बनकर वह क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2Cu2s, ठीक है ना, यानी कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन जब यह मिले तो 2Cu2O का निर्माण हुआ कॉपर ऑक्साइड का, और 2SO2 यानी यह भाप बनकर वाष्प बनकर यह क्या हो गया, उड़ गया। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 2Fe + 3O2, ठीक है ना। यहाँ से एक एक को लिया गया और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया, पहले इसको लिया गया फिर इसको लिया गया। तो यहाँ पे 2Fe + 3O2, अब यह दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो 2FeO और 2SO2 का निर्माण हुआ। यहाँ पे यह भी वाष्प बनकर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके आगे अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको समझते हैं। यहाँ वर्जन में अगला जो पॉइंट है आपका वह है अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। यानी अयस्क में जो उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह भाप बनकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना, और वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन वही दिया हुआ है कि S + O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो यह सल्फर ऑक्साइड हो गया। ठीक है। और यह वाष्प बनकर, यहाँ पे तीर का निशान ऊपर यही दिखा रहा है कि वाष्प बनकर यह क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। यहाँ पे 4As + 3O2 यह आर्सेनिक है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2As2O3 का निर्माण कर रहा है, और यह भी वाष्प बनकर, यहाँ पे तीर का निशान ऊपर की तरफ यही दिखा रहा है कि यह वाष्प बनकर क्या हो जा रहा है, वायु के साथ वाष्प बनकर उड़ जा रहा है। ठीक है, भाप बनकर। अब निस्तापन में जो तीसरा मेथड है वह है प्रगलन, स्मेल्टिंग। ठीक है। तो यह क्या होता है इसको देखते हैं। अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्या होता है कि जो अयस्क में कोक तथा उचित गालक, अभी गालक क्या होता है आगे अभी आपको बताएंगे, उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया में कोक प्रायः अपचायक का कार्य करता है तथा अयस्क को गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि इस क्रिया में जो कोक होता है वह अपचायक का कार्य करता है। ठीक है। और अयस्क को गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। यानी अपचायक का मतलब कि अभिक्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और जो अयस्क होता है उससे गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण क्या है, हीमेटाइट Fe2O3 से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित, निस्तापित एवं भर्जित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर, ठीक है, जिसे गालक कहते हैं। अभी हमने बताया गालक, आगे आपको बताएंगे, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हीमेटाइट जिसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3 से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित, निस्तापित एवं भर्जित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर, जिसको हम लोग गालक कहते हैं, मिलाकर वात्या भट्ठी में गलाते हैं। मतलब प्रगलन के लिए वात्या भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, और इस क्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो हीमेटाइट है, जो हीमेटाइट यह है वह किस में, आयरन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इसके उदाहरण को समझते हैं। ठीक है। उदाहरण आपका क्या है, Fe2O3 + 3C, यानी जो हीमेटाइट है वह कार्बन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना है, 2Fe यानी आयरन और 3CO, ठीक है ना, इसका निर्माण हुआ। ठीक। अब यहाँ पे देखिए Fe2O3 + 3CO जब यह अभिक्रिया किए तो 2Fe और 3CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो हीमेटाइट है वह क्या होता है, उससे आयरन प्राप्त, यहाँ पे हीमेटाइट जब इसके साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे देखिए आयरन का निर्माण हुआ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इस क्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए Fe का निर्माण यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है धातु कर्म में तीसरा
है आपका धातु का शोधन परिष्करण जिसे कहते हैं, ठीक है ना, धातु का शोधन या परिष्करण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो इसको समझते हैं। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होती है। कराए कि अयस्क में से जब धातुओं का जब निष्कर्षण होता है तो वह प्रायः जो धातुएं होती हैं वह अशुद्ध होती हैं। इसमें प्रायः गालक, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ सम्मिलित रहती हैं। यानी उसमें क्या क्या मिला होता है, गालक मिला होता है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसके अलावा और भी अशुद्धियाँ उसमें सम्मिलित रहती हैं। किसी भी धातु के शोधन की विधि उसकी प्रकृति एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी भी धातु के शोधन की जो विधि होती है उसकी प्रकृति, मतलब उसकी प्रकृति कैसी है और उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं वह किस प्रकार की हैं, उसके ऊपर उसके शोधन की जो विधि होती है वह निर्भर करती है। अतः इस हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें विद्युत अपघटनीय विधि मुख्य है और इस विधि से अत्यंत शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यानी जो विद्युत अपघटनीय विधि है, इस विधि के द्वारा जो धातुओं का जो शोधन होता है वो अत्यंत शुद्ध होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण होता कैसे या विद्युत अपघटनी विधि है क्या, ठीक है, और कैसे इससे धातुओं का शोधन होता है। तो आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे यह उसका चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। गोल्ड, सिल्वर, निकल, टीन, कापर, जिंक जैसी धातुओं का परिष्करण इस प्रक्रम से होता है। यानी विद्युत अपघटनीय विधि से गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, निकल हुआ, टीन हुआ, कापर, जिंक, इस प्रकार के धातुओं का परिष्करण इस विधि द्वारा होता है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली शीट को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो अशुद्ध धातु को एनोड, ठीक है, एनोड मतलब आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और शुद्ध धातु की पतली शीट को कैथोड बनाया जाता है। यानी इसको क्या किया जाता है, नेगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव बनाया जाता है। धातु के लवण के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी कुंजी से जोड़ा जाता है। बैटरी कुंजी से, यानी आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि बैटरी से यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे यह बैटरी है, बैटरी से यह जोड़ा गया है दोनों, ठीक है ना। कैथोड और एनोड को क्या किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि धातु के लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी कुंजी से जोड़ा जाता है। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य में से शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होने लगती है। करेक्ट, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो शुद्ध धातु होती है, यहाँ पे कैथोड है आपका, ठीक है ना, तो शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित यानी इकट्ठा होने लगती है और इतनी ही मात्रा में धातु एनोड की अशुद्ध धातुओं में से विद्युत अपघट्य में घुलने लगती है। करेक्ट, कि उतनी ही मात्रा में जो धातु है वो एनोड की अशुद्ध धातु में से विद्युत अपघट्य में क्या होने लगती है, घुलने लगती है। और इस प्रकार एनोड से धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से, इस प्रकार एनोड से धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से कैथोड पर स्थानांतरित होने लगती है। कह रहा है कि जो एनोड से जो धातु होती है, यहाँ पे एनोड है, एनोड से जो धातु होती है वो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से, यानी यहाँ पे यह आपका जलीय विलयन है, यह आपका जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के माध्यम से कैथोड पर स्थानांतरित होने लगती है। यानी वह जो है कैथोड पे क्या होने लगती है, उसका स्थानांतरण होने लगता है। विलेय अशुद्धियाँ जो होती हैं वह विलयन में मिल जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि जो अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर बैठ जाती हैं, यानी यहाँ पे यह तली पे बैठ जाती हैं और इसी को हम लोग एनोड पंख भी कहते हैं। तो यह आपका है विद्युत परिष्करण, ठीक है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो कि बहुत यह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है आपका संक्षारण। अगला टॉपिक है आपका संक्षारण, जिसे कोरोजन कहते हैं। और संक्षारण का मतलब होता है कि किसी वस्तु का नष्ट होना, जैसे लोहा है उस पर जंग आदि लगकर उसका नष्ट होना, ये संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ पे समझते हैं संक्षारण को। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसी कुछ धातुओं की सतह वायु में उपस्थित जल,
अम्ल अन्य गैसों से क्रिया कर यौगिक की पतली परत बनाती हैं। धातु की चमक समाप्त हो जाती है, प्रायः यह परत धीरे धीरे झड़ने गलने लग जाती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु का मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, ठीक है, जब उसके संपर्क में लोहे से बनी हुई कुछ धातुओं, जब लोहे से बनी हुई जो धातु होती है, जब वायु की उपस्थिति में जल, यहाँ पे देखिए जल, अम्ल या अन्य गैस से क्रिया करके यौगिक की पतली परत बना लेती है। यानी जो लोहा या लोहे का जो रॉड है तो उस पर पतली लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की, भूरे कलर की। तो इससे क्या होता है, जो धातु की जो चमक होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और यह परत धीरे धीरे क्या होने लगती है, गलकर गिरने लगती है, झड़ने लगती है। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में आपसे पूछे और आपको नहीं पता है तो आप अपनी भाषा में भी इसको समझा सकते हैं अपने से उदाहरण लेकर। ठीक है। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में लोहे पर लाल भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अभी हमने बताया कि भूरे रंग का चढ़ता है, तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में लोहे पर लाल भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। यानी उस पर जो भूरे रंग का जो लेयर चढ़ जाता है उसे हम लोग जंग कहते हैं। और जंग का मुख्य घटक जो होता है वह होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Fe2O3 XH2O है, जिसे जंग कहते हैं हम लोग। सामान्यतः इसकी अभिक्रिया को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4Fe और 3O2 प्लस 2XH2O, और यह जब अभिक्रिया किए तो यह क्या बनाया, 2Fe2O3 इंटू XH2O, और यह आपका जंग है। यह जो है क्या है, इसको जंग कहते हैं। यानी जो लोहे पे जो जंग लगता है वह यह आपका है। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप यस देख रहे हैं, यहाँ पे जी देख रहे हैं, और यहाँ पे भी यस देख रहे हैं। तो यह बता रहा है कि यह ठोस अवस्था में है, सॉलिड जिसे कहते हैं। यह जी आपका यह बता रहा है कि वह गैसीय अवस्था में है, और यहाँ पे भी यस यही बता रहा है कि यह ठोस अवस्था में है, सॉलिड रूप में है। ठीक है। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। अगर कोई वस्तु नष्ट हो रही है जंग लगने से तो उसे हम कैसे बचाएंगे। तो संक्षारण से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है धातु की सतह पर पेंट की परत चढ़ाना। आप देखते होंगे कि घर पे अगर कोई लोहे की वस्तु है और वह खराब होती है तो उस पर पेंट की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वह संक्षारण से बच सके। तो इसमें देखिए क्या है कि धातु की सतह पर पेंट की पतली परत उसकी संक्षारण से सुरक्षा करती है। साइकिल, कार, बस आदि को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे यहाँ तक। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, अगले टॉपिक को। तो अगला है आपका धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाना। जो धातु की सतह होती है उसे जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तेल अथवा ग्रीस लगाया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लोहे के औजार तथा मशीनों के पुर्जे तेल या ग्रीस लगाकर संक्षारण से बचाए जाते हैं। यानी जो लोहे के औजार आप देखते होंगे, जो बेयरिंग होती है उस पर ग्रीस या तेल लगाकर उसे संक्षारण से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे औजार हैं जिस पे तेल ग्रीस लगाकर उससे संक्षारण से यानी नष्ट होने से बचाया जाता है। अगला पॉइंट है धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाना। यानी जो धातु की जो सतह है उस पर संक्षारण मुक्त यानी उन धातुओं का उस पर लेयर चढ़ाना जो उसे नष्ट होने से बचाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि निकेल, क्रोमियम, टीन आदि धातुओं का संक्षारण नहीं होता। यानी यह जो धातुएं हैं, निकल हुआ, क्रोमियम हुआ, टीन हुआ, इन धातुओं का संक्षारण नहीं होता। तो अब जब संक्षारण नहीं होता तो क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा लोहे से बने साइकिल के हैंडल, कार के बम्पर आदि पर क्रोमियम की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्रोमियम लेपन कहते हैं। यानी उन धातुओं के ऊपर, जैसे साइकिल के हैंडल हुई, कार का बम्पर हुआ, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा, यह एक विधि है जिसके द्वारा उनके ऊपर क्या होता है, इन धातुओं का लेयर चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमियम लेपन कहते हैं। यानी निकल, क्रोमियम या टीन में से उस पर
क्या किया जाता है, लेयर चढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा, उस पर एक लेयर लगा दिया जाता है जिससे वह जंग से क्या हो सके, संक्षारण से बच सके। अगला है संक्षारण में चौथी जो विधि है वह है एनोडीकरण। तो यह एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम जिसका रासायनिक सूत्र है Al पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की यह परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है, यानी जो एनोडीकरण है वह एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड की जो मोटी परत बनती है वह बनने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर जो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, कह रहा है कि वायु के संपर्क में आने पर जो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की क्या होती है, पतली जो लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 की यह परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। यानी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है उसकी जो यह परत है एल्युमिनियम को संक्षारण से क्या कर देती है, बचाती है। यानी उसके ऊपर जो एल्युमिनियम की जो पतली परत है वह एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह जो परत होती है एल्युमिनियम को संक्षारण से क्या होती है, बचाती है। अब एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम, देखिए एनोडीकरण के लिए कैसे एनोडीकरण करते हैं, तो एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम Al की यह साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एनोडीकरण के लिए जो एल्युमिनियम होता है एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और जब एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन गैस होती है वह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। यानी जब वह ऑक्सीजन जो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस से एल्युमिनियम के साथ मिलती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करके उसके ऊपर एक पतली लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से उसका एनोडीकरण हो जाता है और वह संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। अगला पॉइंट है संक्षारण में यश दलेपन। यानी यश दलेपन का मतलब कि जो पदार्थ होता है उस पर जिंक की कोटिंग यानी जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि इस विधि से लोहे पर जस्ते, जिसे जिंक कहते हैं, धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के पाइप, तार, सीट आदि पर यश दलेपन किया जाता है। ठीक है ना, यानी क्या कर रहा है कि इस विधि से लोहे पर जस्ता अथवा जिंक की पतली परत जो है चढ़ा दी जाती है। लोहे के पाइप हुए, तार हुए, सीट हुए, इन सभी पे क्या किया जाता है, यश दलेपन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है मिश्र धातु या मिश्रातु। यह कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। मिश्र धातु या मिश्रातु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं और अधातुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बनने वाले समांग मिश्रण को यहाँ पे अनुपात में मिलने से होगा। ठीक है ना, मिलने से बनने वाले समांग मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक धातुओं या धातुओं और अधातुओं के निश्चित अनुपात में, यानी जो उनके मिलने का जो अनुपात होगा वह निश्चित होगा। अनुपात में मिलने से बनने वाले जो समांग मिश्रण होंगे उसको हम लोग मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, अगला है अमलगम। अमलगम क्या होता है उसको समझते हैं। किसी धातु की पारद, जिसे मरकरी कहते हैं, के साथ समांगी मिश्रण से बने मिश्र धातु को उस धातु का अमलगम कहते हैं। देखिए समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण, जब कोई पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी उनके पदार्थ के जो मिलने का जो अनुपात होता है वह एक अनुपात में, एक फिक्स अनुपात में होता है तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और उनका अनुपात अगर कोई भी रेशियो नहीं फिक्स है, उनका अनुपात फिक्स नहीं है, तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, उसके मिलने का अनुपात फिक्स हो कि वह 2:1 के अनुपात में मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि उसका अनुपात यह फिक्स है तो वह समांग मिश्रण हो गया। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा मिश्रण है, उसका कोई भी अनुपात फिक्स नहीं है, वह किसी की मात्रा 8 हो गई, किसी की मात्रा 2 हो गई।
ठीक है, चाहे किसी की मात्रा 1 हुई, किसी की मात्रा 3 हो गई, तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी धातु की पारद यानी मरकरी के साथ समांगी मिश्रण से बने मिश्र धातु को उस धातु का अमलगम कहते हैं। कह रहा है कि किसी धातु की पारद का मतलब मरकरी के साथ समांगी मिश्रण से बने जो मिश्र धातु होती है उसको हम लोग उस धातु का अमलगम कहते हैं। कुछ धातु जैसे सोना, चांदी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि धातु पारद में घुल जाती है, यानी यह सभी धातुएं मरकरी में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। लोहा पारद में नहीं घुलता, यानी जो लोहा होता है वह मरकरी में नहीं घुलता। अमलगम अभिक्रिया में विशिष्ट प्रक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लोहे का जो प्रयोग होता है वह अमलगम जो अभिक्रिया होती है उसमें विशिष्ट प्रक्रम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला है आपका गालक और यह इसका अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। पीछे भी गालक आया हुआ था, तो अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, गालक क्या हैं, गालक वे पदार्थ हैं जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, यानी अधिक तापमान पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में, उन्हें गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, यानी उन पदार्थों को दूर कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर, उनको क्या कर देते हैं, गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। अब यहाँ पे सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। जो पदार्थ सरलता से अलग हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है क्षारीय गालक और सेकंड है अम्लीय गालक। यानी गालक दो प्रकार के, एक है क्षारीय गालक और दूसरा होता है अम्लीय गालक। तो यहाँ पे यह वीडियो स्टूडेंट्स पूरा समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके पूरे प्रश्नों का आंसर वहाँ पे ज़रूर दिया जाएगा, आपके प्रत्येक कमेंट का रिस्पांस ज़रूर किया जाएगा। तो वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करें। और पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यह जो कलरफुल नोट्स है इसको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है स्टूडेंट्स, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा है। तो इस वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचे जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं और इस नोट्स के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर यह वीडियो आपके पास तक पहुंचती है तब। ठीक है, साथ ही साथ अपना एक हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं, अपना एक हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, अपना एक हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे दोबारा क्या कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह 2024-25 न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करवाया जा रहा है और इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों की लगातार वीडियो चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे आपसे अध्याय 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।